हेलो बच्चों, कैसे हो। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्कूलिंग विद मास्टर जी पर। आज हम बेटा 12th क्लास का जो आपका एग्जाम आज हुआ है उसका सॉल्यूशन करवाएंगे। आई होप आपका एग्जाम बहुत अच्छा हुआ होगा। सभी कोड के अंदर जो क्वेश्चन थे वो सेम थे, बस आगे पीछे जरूर उनको अरेंज कर रखा था। तो हमारे पास जो कोड पहुंचा है 10 मार्च जो बायोलॉजी का आपका एग्जाम था उसका 12th क्लास का सेट भी हमारे पास पहुंचा है। लगभग क्वेश्चन सभी में सेम ही थे, अरेंजमेंट आगे पीछे थी। तो उसका एक क्विक रिवीजन लेंगे, उसको सोल्व करेंगे। हमारी जो मोस्ट एक्सपेक्टेड की वीडियो हमने जो डाली थी, जो सीरीज थी, उस सीरीज से आप यकीन नहीं मानेंगे, मुश्किल से एक या दो क्वेश्चन जो कंसेप्ट बेस आ गया ना, जो एनसीईआरटी से था ही नहीं, कंसेप्ट बेस क्वेश्चन है, एकदम आपको बताऊंगा। उसको छोड़ के बाकी सारा का सारा वहीं से आया पेपर। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर आपने वो सारी वीडियो देखी है तो आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा रहा होगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन है बेटा यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर है बेटा, in carbon sink it is where it is any environment that can store carbon and remove it from atmosphere। अब इसने बताया बेटा कि एक कार्बन सिंक लगा रखा है एटमोस्फियर में, हमारे एनवायरमेंट में एक ऐसा सोर्स है जो कार्बन को रिमूव कर देगा। और उससे फिर क्या होगा बेटा, ये पूछ रहा क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग विल लीड्स टू डिक्लाइन इन द कार्बन सिंक। अगर कार्बन सिंक लगा दिया ना हमने तो उसकी वजह से किस चीज में डिक्लाइन होगा, किस चीज क्या चीज अफेक्ट होगी। तो इसका आपका आंसर रहने वाला बेटा डिफोरेस्टेशन। इससे क्या होगा, क्योंकि अगर कार्बन का अमाउंट घट गया ना, तो कार्बन का अमाउंट घटने की वजह से क्या होगा, जो प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड से फोटोसिंथेसिस करते हैं। अगर हमारी धरती पर कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हमने सिंकर लगा दिए ना, जो कार्बन को अगर सिंक कर लेंगे तो फिर क्या डिफोरेस्टेशन हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन है बेटा, हिंदी मीडियम वाले भी साथ के साथ देखते चले इसको। सेकंड क्वेश्चन है बेटा, एन इंडिविजुअल अनअफेक्टेड विद फंगस डिजीज शो ड्राई स्किल्स लेसन्स इन वेरियस बॉडी पार्ट्स। सिम्टम्स दे रखे बेटा कि ड्राई स्किन हो जाती है, लेसन्स निकल आते हैं, तो उसमें कौन से किस फंजाई से होती है, रिंग वोम से होने वाली डिजीज है। बहुत ही आसान था, मोस्ट एक्सपेक्टेड में 4 या 5 सेट में आपको देखने को मिला था। नेक्स्ट है बेटा, विच इज द प्लोइडी इन एंडोस्पर्म। देखो कितना आसान, कितनी बार मैक्सिमम हर वीडियो में ये मैंने बताया था आपको एम्ब्रोसेक के बारे में। ट्रिप्लोइड होती है बेटा एंडोस्पर्म, ट्रिप्लोइड होता है, दो उसके अंदर पोलर न्यूक्लियाई पाई जाती हैं। एक इसके अंदर क्या है, जो मेल जर्म सेल है, पोलन सेल जो होती है ना, मेल जर्म सेल, एक वो होती है, दो पोलर न्यूक्लियाई ट्रिप्लोइड होती है बेटा, 3N होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन है इसमें। फोर्थ है बेटा, what happened to the BOD of water body with the removal of एफ्लुएंट फॉर्म्स। इसमें क्या होगा बेटा, जो बीओडी है ना उसकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी या घटेगी। अगर उसमें तो क्या है, जो एफ्लुएंट उसको निकाल दिया हमने, एरोबिक बैक्टीरिया को अगर हमने उसमें तो निकाल दिया, जो एफ्लुएंट था बेटा, सॉरी एफ्लुएंट अगर उसमें तो निकाल देंगे, तो अब जो एरोबिक बैक्टीरिया वो ग्रो करेंगे, तो उनको किस चीज की जरूरत ज्यादा पड़ेगी, कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी ऑक्सीजन की। तो बीओडी इंक्रीज हो जाएगी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी। ये भी कई बार हमने ये क्वेश्चन पढ़ा था, हर एमसीक्यू में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा था, बीओडी से रिलेटेड। फिर भी अगर आप गलत करके आए हैं ना, तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। द डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए मोलिक्यूल ब्लैंक फ्रॉम वन टू अनदर। कितनी बार बताया कि डीएनए की दो स्ट्रैंड होती है, यहां से लेकर यहां तक। अगर इस तरफ अगर हमारा एडेनिन है तो यहाँ थाइमिन मिलेगा, यहां पर अगर साइटोसिन है तो इस तरफ ग्वेनिन मिलेगा। एडेनिन और ग्वेनिन क्या है, ये प्यूरिन है बेटा, जिसमें डबल रिंग पाई जाती है, 9 कार्बन पाए जाते हैं। थाइमीन और साइटोसिन दोनों ही क्या है, ये पायरिमिडीन है, पायरिमिडीन है, जिसमें 6 कार्बन रिंग पाई जाती है। अब इनका डिस्टेंस जो होता है ना, यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है 2 माइक्रोमीटर है, और ये पूरे डीएनए के अंदर सेम रहता है, तो रिमेन्स द सेम आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 क्वेश्चन है।
द ब्लैक वॉलनट प्लांट सेक्रेट जगलोन्स ए केमिकल सब्सटेंस दैट डिस्ट्रॉय प्लांट। देखो कितना अच्छा, हर बार एक आपको ना जो है इंटरेक्शन बिटवीन स्पीसीज का एग्जांपल आ रहा था, ये था बेटा कंसेप्ट बेस। ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं था इसका एग्जांपल, लेकिन फिर भी ये दिया गया है। इसमें क्या है, एक ऐसा प्लांट है जो केमिकल सब्सटेंस सेक्रेट कर रहा है जिससे दूसरा प्लांट डिस्ट्रॉय हो रहा है, एक की वजह से दूसरा डिस्ट्रॉय हो रहा है। लेकिन इसका जो केमिकल सेक्रेट करने का मतलब है ना, ये अपन उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए केमिकल सेक्रेट नहीं कर रहा, ये प्रोड्यूस कर रहा है कुछ केमिकल सब्सटेंस। तो इसमें क्या है, इसका कोई फायदा नहीं, कोई बेनिफिट नहीं, कोई इसका कोई लॉस नहीं। लेकिन जो दूसरे प्लांट है ना, जो इसकी रूट जोन में ग्रो करते हैं, वो सारे के सारे, जैसे पेपर ग्रोइंग है, ये सारे प्लांट क्या है, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। तो एक का तो फायदा ना नुकसान, एक का नुकसान हो रहा। तो इस तरह का हमारा इंटरेक्शन आ गया। हर वीडियो में बता रहा था मैं, एक का बेनिफिट और एक न्यूट्रल है तो एमेंसेलिज्म, एक का बेनिफिट है दूसरा न्यूट्रल है तो हमारा कौन सा जगह कॉमनसेलिज्म। तो इसमें क्या है, एक का तो लॉस है और एक न्यूट्रल है, तो इसमें हमारा एमेंसेलिज्म मिलेगा बेटा। तो हर बार हर जो हमारी मोस्ट एक्सपेक्टेड की वीडियो थी, ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, गिंको बिलोबा इज नोन एज लिविंग फोजाइल्स। लिविंग फोजाइल कौन से होते हैं बेटा, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी स्पीसीज काफी लंबे समय से एग्जिस्ट करती है। हमारे पास जो ये एग्जांपल दिया ना बेटा, गिंको बाइलोबा, लगभग लगभग 200 मिलियन ईयर एगो से जो है ना इसके फोजाइल्स मिले हैं। आज भी अर्थ पर ये एग्जिस्ट करता है। मतलब ऐसे फोजाइल्स जो आज भी धरती पर उनके ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं ना, जैसे अगर मान लो ह्यूमंस का कोई स्केलेटन मिलता है, ह्यूमंस आज भी एग्जिस्ट करते हैं, तो वो लिविंग फोजाइल है। तो सबसे पुराना लिविंग फोजाइल है बेटा ये। हैज चेंज्ड वेरी लिटिल ओवर टाइम, तो टाइम के हिसाब से 200 मिलियन से लेकर आज तक ये बहुत ही कम इवोल्व हुआ है। इट इज रेजिस्टेंस टू डिजीज। क्यों इवोल्व कम हुआ है, क्योंकि ये डिजीज से, पेस्ट से रेजिस्टेंस है। टॉलरेंस लेवल इसके वाइड रेंज है बेटा, टॉलरेंस लेवल इन्वायरमेंट में सबसे ज्यादा इसका कंडीशन। एंड द लास्ट द स्टैंडिंग मेंबर ऑफ द बोटेनिकल फैमिली, तो बोटेनिकल फैमिली का लास्ट मेंबर है जो इतने लंबे समय तक एग्जिस्ट करे। इट इज द एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना, इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, फोजिलाइजेशन, फ्यूजिलाइजेशन बोलते हैं बेटा इस फिनोमिना को। नेक्स्ट देखिए, हमारा 8th क्वेश्चन है, ये भी हमारा जो 7th क्वेश्चन था, ये भी कंसेप्ट बेस्ड था बेटा। तो इन कंसेप्ट बेस को छोड़ गए, बाकी एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आया। और ये भी कंसेप्ट इनके करा रखे हैं, ऐसा नहीं कि कंसेप्ट बेस क्वेश्चन आया है और उसका कंसेप्ट भी ना कराया गया हो। हर कंसेप्ट आपको मिलेगा। एग्जाम्पल बाहर से हो सकता है, लेकिन उसको उसने पूरा का पूरा कंप्लीट एक्सप्लेन कर रखा है कि एक का नुकसान और एक का बेनिफिट बताओ, इंटरेक्शन क्या। कितना आसान तो है, हर इंटरेक्शन को अच्छे तरीके से समझा रखा है। देखिए, सिकल सेल एनीमिया, इतना आसान पॉइंट म्यूटेशन है बेटा, सिकल सेल एनीमिया। इसमें क्या, कितनी बार ये कराया था, हर वीडियो में ये डिजीज आ रही थी हमारी, कोई ना कोई एक डिजीज हर वीडियो में हम पढ़ रहे थे। इसके अंदर क्या है, प्रोटीन चेंज हो जाता है, अमीनो एसिड जो है ना, एक न्यूक्लियोटाइड जो है ना वो चेंज हो जाता है, जिससे क्या पॉइंट म्यूटेशन की वजह से प्रोटीन बदल जाता है, अलग प्रोटीन बनता है। नेक्स्ट देखिए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन in which these product can be negatively affected द प्रेजेंस ऑफ सैक्रोमाइसिस सर्विसियाई। नेगेटिवली अफेक्टेड का मतलब क्या बेटा, ये 4 प्रोडक्ट दे रखे हैं, इनमें से किसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट करेगा, बियर है, वाइन है, फ्रूट जूस और व्हीट ब्रेड, इन तीनों चीजों पर पॉजिटिव इफेक्ट होता है इसका। सैक्रोमाइसिस सर्विसियाई, इसी से बनते हैं ना, ब्रेड फॉर्मेशन होती है, हमने पढ़ी थी, वाइन की फॉर्मेशन, बियर की फॉर्मेशन। मोस्ट एक्सपेक्टेड की वीडियो में हमने ये चीज बताई थी आपको कि जो वाइन है और जो बियर है, ये दोनों ही नॉन डिस्टिल्ड है। इसमें बहुत ही मिनिमम 13% से या 13 से कम एल्कोहल का अमाउंट पाया जाता है, उनको डिस्टिल्ड करके ज्यादा बनाया जाता है। फिर ये दोनों मैंने बोला था आपको याद रखनी है। अब व्हीट ब्रेड, ब्रेड फॉर्मेशन में भी बताया था, बेकर यीस्ट, यही है सैक्रोमाइसिस सर्विसियाई। तो इन तीनों पर पॉजिटिव इफेक्ट है, नेगेटिव पूछ रखा है, तो क्या बच गया हमारा, फ्रूट जूस बच गया, इसको डिग्रेड कर देगा वो। 10th क्वेश्चन देखिए, इन पीसीआर रिएक्शन एट स्टेप सेकंड डीनेचरेशन ऑफ डीएनए टेक प्लेस, नेम द फैक्टर। फैक्टर क्या होगा वो बताना बेटा। इसमें फैक्टर डीनेचरेशन में क्या है, जो टेम्परेचर है ना उसको इंक्रीज करना पड़ता है लगभग 90 to 95 डिग्री सेल्सियस तक। तो ये फैक्टर है, हमने पढ़ा था डीनेचर में 3 स्टेप पढ़े थे पीसीआर के। मैंने बोला था ना, पीसीआर से रिलेटेड क्वेश्चन 100% आएगा और आया भी है। पीसीआर से रिलेटेड हर बार क्वेश्चन आता है। पीसीआर में मैंने बोला था या तो
थर्मस एक्वेटिकस के बारे में पूछ लेगा कि एंजाइम कौन सा यूज होता है, स्टेप के बारे में पूछ लेगा, या स्टेप में कौन कितना टेम्परेचर यूज करते हैं वो पूछ लेगा। तो इसमें क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ता है 95 डिग्री तक। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन है, ब्रोमिनेट फ्लेम retardants BFRs are chemicals that are released into water bodies by some industries and enter into various food chain। अब एक केमिकल सब्सटेंस है बेटा जिसको क्या है कुछ इंडस्ट्रीज पानी के अंदर ऐड कर देती है। अब इसने पूछा है वन ऑफ द फूड चेन एज फॉलोइंग, ये फूड चेन दे रखी है बेटा कि ऐसी ऐड किया रिवर में, वहां से फाइटोप्लैंक्टन में पूछा उसको, जू प्लैंक्टन से, वहां से फिर एरिंग्स जो फिश है वहां से फिर इनके अंदर गया, फिर ह्यूमंस के अंदर गया। तो ये क्या है बेटा, छोटी फिश है ये, और ये फिर उनको खाने वाली फिश है, बड़ी फिश है जैसे टूना फिश वगैरह, उनको फिर ह्यूमंस ने खा लिया। तो ये फूड चेन दे रखी है। अब क्वेश्चन क्या है, एट व्हाट ऑर्गेनिज्म लेवल इन दिस फूड चेन द कंसंट्रेशन ऑफ BFR विल बी हाईएस्ट। सबसे ज्यादा क्या होती है बेटा, आखिरी लेवल पे सबसे ज्यादा मिलती है। तो ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या है, सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन मिलेगी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट काइंड ऑफ चार्ज इज प्रेजेंट ऑन डीएनए मॉलिक्यूल। कितनी बार कराया, नेगेटिवली चार्ज होता है डीएनए, डीएनए पर नेगेटिव चार्ज है, तभी तो इसको हमने जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में यूज करते हैं, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज लगा लेते हैं एनोड, एक तरफ कैथोड, डीएनए उस तरफ चले जाते हैं। स्टोन प्रोटीन पर पॉजिटिव चार्ज है इसलिए डीएनए को उसके ऊपर रैप किया जाता है, कितनी बार बताया, नेगेटिवली चार्ज होता है डीएनए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनर्जी इज ऑलवेज हाईएस्ट एट फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल एंड रिड्यूस्ड एज वी मूव टू द। अब देखो एनर्जी जो है ना प्राइमरी प्रोड्यूसर में, यानी कि ट्रॉपिकल लेवल फर्स्ट पर सबसे ज्यादा पाई जाती है, T1 जो लेवल है उस पर सबसे ज्यादा एनर्जी है। जैसे हम T2 पर जाएंगे तो 10% ही जाएगी, उससे आगे 10% ही जाएगी। इसने पूछा जैसे जैसे हम IS उसमें जाएंगे तो वो क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी एनर्जी। हाईएस्ट जो फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल है उस पर सबसे ज्यादा है, रिड्यूस टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, हायर ट्रॉपिक लेवल। हायर ट्रॉपिक लेवल आ जाएगा इसमें, क्योंकि इसने दे रखा बेटा रिड्यूस, तो रिड्यूस टू द टू मूव द हाईएस्ट हायर ट्रॉपिक लेवल। जैसे ही हम हायर ट्रॉपिक लेवल की तरफ जाएंगे तो एनर्जी रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी। 14 देखिए, नॉन कोडिंग सीक्वेंस इज कॉल्ड। डीएनए की दो सीक्वेंस थी बेटा इस तरह से, एक तो थी हमारी टेम्पलेट और दूसरी को क्या बोलते हैं, कोडिंग। ये कोडिंग है तो टेम्पलेट वाली को क्या बोल देंगे, नॉन कोडिंग। नॉन कोडिंग स्ट्रैंड पूछ रखी है, टेम्पलेट क्या है, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड है। नेक्स्ट है, ब्लैंक आर द मोलिकुलर सीजर। मोलिकुलर सीजर क्या होते हैं, मोलिकुलर सीजर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करते हैं, जैसे हमारा इंद 3 था, इंद सेकंड था, इंद फर्स्ट था, वो एक स्पेसिफिक जगह से डीएनए को काटते हैं, मोलिक्यूल को काटते हैं, तो ये मोलिकुलर सीजर का काम करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, असर्शन रीजन है बेटा। असर्शन दे रखा है, ट्रॉपिक्स हैव हायर ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी। देखो हमने ये पढ़ाया था, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड की 10 वीडियो सबसे पहले डाली गई थी ना, उसमें सेम एज इट इज ये क्वेश्चन था बेटा वहां पे, कि ट्रॉपिकल लेवल जो है ना हैव ग्रेट बायोडाइवर्सिटी, ट्रॉपिकल लेवल में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। रीजन दे रखा है क्योंकि वहां पर सोलर एनर्जी अवेलेबल है। जो ट्रॉपिक्स है विच कंट्रीब्यूट टू द हायर प्रोडक्टिविटी, उनमें प्रोडक्शन ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि वहां पर सोलर एनर्जी ज्यादा है, इसलिए उसमें क्या है, बायोडाइवर्सिटी ज्यादा पाई जाती है ट्रॉपिक्स में। तो दोनों ही करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन भी है, हमारा ए आंसर रहने वाला है इसमें। सेवनटीन्थ देखिए, बेटा, हेल्थ डज नॉट सिंपली, ये दिखाई नहीं दे रहा, इन हेल्थ डज नॉट सिंपली मीन, ये मीन एब्सेंस ऑफ डिजीज।
और फिजिकल फिटनेस। ठीक है, ये बात कि हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि डिजीज ना हो तो हम हेल्दी हैं, उसमें कुछ और भी है। रीजन क्या है इसका, हेल्थ में क्या, कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग होना चाहिए, दोनों ही ठीक है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन के साथ दे रखा है ये भी। 18th देखिए असर्शन रीजन है, deoxyribonucleic acid यानी कि डीएनए एंड आरएनए आर द टू टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड फाउंड इन लिविंग सिस्टम। बिल्कुल ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर क्या है बेटा, डीएनए, और कुछ ऑर्गेनिजम्स में आरएनए क्या है, जेनेटिकल मटेरियल पाया जाता है। न्यूक्लिक एसिड के अंदर जो है ना, और दोनों चीजें पाई जाती हैं हमारे अंदर, आरएनए भी है और डीएनए भी। डीएनए क्या है, जेनेटिकल मटेरियल है। नेक्स्ट रीजन दे रखा है, आरएनए एक्ट एज द जेनेटिकल मटेरियल इन द मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये बात गलत है बेटा, डीएनए है ये। डीएनए क्या, मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म में क्या है, और जेनेटिकल मटेरियल क्या हमारा डीएनए, कुछ एक में आरएनए पाया जाता है, इसने कहा मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में क्या है, डीएनए है, तो ये गलत हो जाएगा हमारा। असर्शन ठीक है, असर्शन इज ट्रू, इसका सी आंसर हो जाएगा बेटा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है इसमें, एटीन क्वेश्चन के बाद हमारे छोटे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं अब 1 मार्क्स के। पहला क्वेश्चन है बेटा इसमें, डिफरेंशिएट बिटवीन इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन। मोस्ट एक्सपेक्टेड वीडियो के एमसीक्यू क्यू जो थे ना, उसके अंदर हमने पढ़ा था, ये मैंने बताया था। ई का मतलब क्या है, एग्जिट, और आई का मतलब क्या है, ये एंट्री पर यूज कराया जाता है। तो ई से याद रखना था एग्जिट। जब पॉपुलेशन के अंदर से कुछ स्पीशीज चली जाती है ना, उसको इमिग्रेशन बोलते हैं। एंटर कर जाती तो इमिग्रेशन होते हैं। तो एमिग्रेशन और इमिग्रेशन, ई का मतलब क्या है, एग्जिट वाला रखना हमने याद, बाकी जो दूसरा बच गया एंट्री है। नेक्स्ट है, व्हाट इज टोटी पोटेंसी। टोटी पोटेंसी क्या होती है बेटा, टोटी पोटेंसी वो कंडीशन है जिसमें जो प्लांट्स होते हैं ना बेटा, टोटी पोटेंसी में क्या है, प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है ना, या फिर इसमें हम जो डीएनए की सीक्वेंस जो प्लांट्स हैं उसको हम क्या है कल्चर करते हैं, कल्चर मीडियम के अंदर, उसको टोटी पोटेंसी बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज एक्सप्लांट। टिश्यू कल्चर जिसे किया जाता है, ऐसा प्लांट जिसे जिसके हम छोटे छोटे पीस लेकर टिश्यू कल्चर कर देते हैं और नए प्लांट बना लेते हैं टिश्यू कल्चर में, तो जो प्लांट है वो क्या है, एक्सप्लांट है, जिसे टिश्यू कल्चर किया जाता है। इमेस्कुलेशन, मेल पार्ट को रिमूव कर देते हैं। फ्लावर के अंदर से क्या है, जो मेल पार्ट है उसको रिमूव कर देते हैं, इमेस्कुलेशन। बैगिंग क्या है, फीमेल पार्ट को ढक देते हैं उसमें। तो इसमें मेल पार्ट कौन सा, स्टेमन, स्टेमन, रिमूवल ऑफ स्टेमन। डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, दोनों में डिफरेंस बताना। ट्रांसक्रिप्शन क्या बेटा, डीएनए से आरएनए का बनना, और ट्रांसलेशन आरएनए के ऊपर प्रोटीन कोड होना। सेंट्रल डोगमा क्रिक ने दी थी। नेक्स्ट है, सेमी कंजर्वेशन डीएनए रेप्लिकेशन स्कीम को एक्सप्लेन करना है। कितनी बार कराया गया था ये क्वेश्चन, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए स्कीम। सेमी कंजर्वेटिव किसने दिया था, इसमें क्या बताया गया था सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन में, इसमें बताया था बेटा कि जो डीएनए होता है ना, उसकी दोनों स्ट्रैंड अलग होकर दोनों के नीचे अलग अलग डीएनए की दूसरी स्ट्रैंड नई तैयार होती है। जैसे ये डीएनए है तो इसको यहाँ से ओपन किया जाएगा, इसके नीचे नई स्ट्रैंड बनती है और इसके नीचे नई स्ट्रैंड बनती है। तो ये जो एक्सप्लेनेशन थी इसमें N15 N14 का जो लाइट आइसोटोप है ना वो पाया जाता है। इसको पहले ई कोलाई को हमने क्या किया था, इकोलाई जो थी N15 के मीडियम में रखा गया था। N15 के मीडियम के बाद उसमें जो डीएनए की दोनों स्ट्रैंड थी उनको N15 कर दिया था। बाद में इसके नीचे तो N14 बन गया था और इसके नीचे भी N14 बन गया था। तो ये सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन था। एलर्जी क्या है, एग्रीगेट रिएक्शन। हमारी बॉडी जो है एंटीबॉडी बना देती है किसी भी केमिकल, स्पेसिफिक केमिकल के सब्सटेंस के खिलाफ। एग्जांपल जैसे अस्थमा है, क्या है, जैसे डस्ट से होने वाले, माइट से होने वाले क्या है, एलर्जी है। इसमें क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक केमिकल सब्सटेंस के अगेंस्ट हमारी बॉडी एंटीबॉडी तैयार कर देती है, एग्रीगेट रिएक्शन करती है, उसको बोलते हैं एलर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज इम्यूनिटी एंड टाइप्स। इम्यूनिटी क्या है,
हमारी बॉडी को जो पैथोजन से बचाती है। और टाइप्स क्या हैं? 2 टाइप्स हैं इसके। इम्यूनिटी कितने टाइप की थी? एक्टिव और पैसिव। इसके अलावा इम्यूनिटी को हमने पढ़ा था ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, ब्लड के अंदर काम करने वाली ह्यूमरल और सेल इन्फेक्टेड सेल को मारने वाली सेल मेडिएटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकिता लोंग हर नानी विजिट ए गार्डन। एक गर्ल है जो अपनी नानी के साथ में कहा गार्डन में गई है। सी स्नोर्टेड ए फ्लावर, एक फूल को उसने सूंघ लिया। अब फूल के अंदर क्या होते हैं बेटा? पोलन ग्रेन्स, और पोलन ग्रेन से क्या होती है? एलर्जी। उसकी नोज बैन स्टार्ट होगी, साथ में ब्रीदिंग डिफिकल्टी है, स्नीजिंग है। तो इस चीज का क्या कारण था? एलर्जी रीजन था बेटा इसका। और इसका क्योर क्या है? एंटीहिस्टामिन। एंटीहिस्टामिन टैबलेट्स दी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है बेटा इसमें, व्हाट आर ऑटो इम्यूनिटी डिजीज। ऑटो इम्यूनिटी डिजीज कौन सी है? ऐसी डिजीज जिसमें हमारी इम्यूनिटी हमारी सेल को मारना स्टार्ट कर देती है। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल क्या इसका? जो रेनोटाइड्स वो थी, जो आर्थ्रो रेनोटाइड्स इम्यूनिटी डिजीज में, जिसमें हमारी बोन्स में क्या है? हमारी बोन्स का कैल्शियम खुद हमारी बोन की जो कुछ ऐसी एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देती हैं जो कैल्शियम को डिग्रेड करना स्टार्ट कर देती हैं। तो हमारी खुद की इम्यूनिटी खुद को ही मारना स्टार्ट कर देती है। एग्जाम्पल मैं आपको कमेंट में बता दूंगा। नेक्स्ट है, व्हाट आर द कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। बायोडाइवर्सिटी को लॉस का कारण बताना है। ये भी कितनी बार हमारी उसमें पढ़ा था हमने, मोस्ट एक्सपेक्टेड के जो 12 सेट हमने किए थे उनमें लास्ट के जो 2 थे उनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये भी उसमें पढ़ा था हमने, बायोडाइवर्सिटी का लॉस का कारण क्या है? बायोडाइवर्सिटी लॉस का हैबिटेट लॉस हर बार पढ़ा था हमने, एलियन स्पीसीज इन्वेशन था, या फिर फ्रेगमेंटेशन था, या फिर जो ह्यूमंस की ग्रीड थी, ये सारी चीजें इसके अंदर थी। 4 कारण हमने इसके अंदर पढ़े थे। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड से क्या समझते हैं? मेंशन द इकोलॉजिकल पिरामिड गिविंग स्टेबल एग्जांपल। इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है बेटा? इकोलॉजिकल पिरामिड जिसके अंदर इकोसिस्टम के बारे में बताना था कि ट्रॉपिकल लेवल फर्स्ट पर कौन है, सेकंड पर कौन है, थर्ड पे कौन है, और फोर्थ पे कौन है, T1 पे कौन, T3 पे कौन। ये सारी चीजें एक्सप्लेन करनी थी। कितना आसान पेपर आया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज अडेप्टिव रेडिएशन। अडेप्टिव रेडिएशन भी हर मॉडल पेपर में हम एक्सप्लेन कर रहे थे। अडेप्टिव रेडिएशन, डार्विन ने अडेप्टिव रेडिएशन दिया था। डार्विन फिंच इसका एग्जांपल हो गया। उसने क्या बताया था कि अलग एक नेटिव एरिया से आकर अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया में जाकर ऑर्गेनिजम्स ने अपना सर्वाइवल स्टार्ट कर दिया था। अडेप्टेशन के हिसाब से उनकी बीक जो थी वो डेवलप हो गई थी। किसी के अंदर जो है ना इंसेक्ट को खाने की कैपेसिटी थी, कोई जो है नट्स को खाती थी, बीन्स को खाती थी, कुछ जो है कैक्टस को खाने वाली भी थी। ये अडेप्टिव रेडिएशन था। नेक्स्ट, व्हाट आर द बैरियर ऑफ इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी के बैरियर कौन से थे? फिजिकल, फिजियोलॉजिकल और सेल के अंदर जो सेलुलर बैरियर और इंटरफेरेंस, ये 4 बैरियर हमने पढ़े थे। स्किन है हमारी, HCl जो हमारे स्टमक के अंदर है, लाइजोजाइम है, म्यूकस है, ये सारी चीजें पढ़ी थी। और फिर हमारा अगर सेलुलर बैरियर की हम बात करें तो मैक्रोफेगस, फेगोसाइट्स को हमने पढ़ा था। इंटरफेरेंस प्रोटीन्स पढ़े थे, इन्फेक्टेड सेल जो रिलीज करती हैं साइटोकाइनिन के अंदर। नेक्स्ट है, डिफरेंशिएट बिटवीन इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर डिफरेंस बताना था। इनेट इम्यूनिटी क्या है? ये हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्स करती है, सेकेंडरी रिस्पॉन्स करती है। इनेट इम्यूनिटी क्या है? ये नॉन स्पेसिफिक है, सभी के लिए एक जैसा ही रिस्पॉन्स करती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेसिफिक है, इसमें एंटीबॉडी आती है, एंटीबॉडी आती है। इसके अंदर बैरियर्स हमने पढ़े थे। मेंशन सम बेनिफिट्स ऑफ द जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। GMO पढ़ के ही गए थे बिल्कुल हम इसको। GMO लास्ट जो वीडियो थी ना हमारी मोस्ट एक्सपेक्टेड की, उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पर आए हुए हैं बेटा। जितने भी क्वेश्चन यहाँ कराए गए हैं, कुछ एक को छोड़कर जो कंसेप्ट बेस्ड थी, और अगर आपने 10 उससे पहले वाली देखी है ना, उनमें तो लगभग ही सारे के सारे आए हुए थे। GMO जो थे ना, उनके बेनिफिट्स क्या थे? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि उनमें क्या मिलता है? उनसे प्रोटीन एनरिच किया जाता है, नया नया प्रोटीन बनाया जाता है। और क्या फायदे होते हैं उनसे? कोई प्रोडक्ट हमने उनसे लेना है, जैसे इंसुलिन बनाया था उसके लिए GMO बनाए गए थे। तो ये सारे बेनिफिट्स थे GMO के, उनको अडेप्टेशन करवानी है, ये सारे इसके बेनिफिट्स थे जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बनाने के। बायोटेक्नोलॉजी से इसको बनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए,
हाउ प्लोइडी चेंज इन द स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। इसमें बता रहा था प्लोइडी कैसे चेंज होती है स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या है, जो स्पर्मेटोगोनिया है ना, स्पर्मेटोगोनिया क्या है बेटा, डाइप्लोइड होता है। जैसे ही स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर जैसे स्पर्मिएशन होने तक पहुंचता है ना, इससे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, उसके बाद सेकेंडरी बनेगा, फिर जो है टर्सरी, और फिर उसके बाद स्पर्मेटोजोआ बनता है। स्पर्मेटोजोआ से फिर क्या बनता है, स्पर्मेटाइड, स्पर्मेटाइड से स्पर्मेटोजोआ। तो इसमें क्या है, यहां पर जाते ही क्या है, डाइप्लोइड से फर्स्ट जो M1 चलेगी ना मियोसिस, उसी के अंदर क्या है, एप्लोइड सेल चले जाएंगे। तो डाइप्लोइड से एप्लोइड की तरफ प्लोइडी चलती है। इसके अंदर एक्सप्लेन करना था आपने, 5 नंबर के अंदर आया हुआ है। नेक्स्ट विच असर्शन रीजन दे रखा है, सॉरी केस एंड स्टडी। केस स्टडी आपने पढ़नी थी, मैंने बोला था केस स्टडी अगर टाइम मिले तो आप पढ़ लेना, अदरवाइज आप डायरेक्ट आंसर भी दे सकते हैं। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। हाउ ओल्ड इज यूनिवर्स। अगर आपने बेटा इवोल्यूशन पढ़ा ना, इवोल्यूशन, उसमें स्टार्टिंग में था 20 बिलियन ईयर एगो, 20 बिलियन ईयर एगो जो बिग बैंग थ्योरी हुई थी, वहीं से यूनिवर्स बनना स्टार्ट हुआ था। व्हाट वाज अर्थ फॉर्म्ड, व्हेन वाज अर्थ फॉर्म 4.5 बिलियन ईयर एगो। हमने कहा था अर्थ बनी थी 4.6 बिलियन ईयर एगो। क्या बना था, सन बना था बेटा। उसके बाद हमने पूरा इवोल्यूशन पढ़ा था कि कब क्या बना था इसमें। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डज द यूनिवर्स कंप्राइज ऑफ। यूनिवर्स किस चीज से मिलकर बना हुआ है, जो एनर्जी थी ना, उस एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर दिया। E इज इक्वल टू mc स्क्वायर आपने पढ़ा हुआ। तो एनर्जी से मिलकर बना हुआ बेटा। एनर्जी दो तरह की, डार्क और जो हमें दिखाई देती है। दूसरी देखना, दूसरी जो केस स्टडी दे रखी है, फैमिली प्लानिंग के बारे में पूछ रखा है, कितने आसान पूछ रखे। व्हाट आर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम क्या होते हैं, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम होती है बेटा जिसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ केयर के बारे में बताया जाता है कि कितनी हमने पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कितने बच्चे जो है ना हमने बनाने हैं, और कैसे फिर उनकी जो है हेल्थ मेंटेन की जा सकती है, कैसे मैटरनिटी जो मोर्टेलिटी रेट है उसको बढ़ाया जा सकता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है, इन विच ईयर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। 1951 में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम आया था। 1971 के अंदर जो MTP थी उसको लीगलाइज कर दिया गया था। व्हाट आर द मेजर टास्क ऑफ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। क्या टास्क थे फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के, इसके थे बेटा, हम दो हमारे दो, ये नारा था। पॉपुलेशन कंट्रोल करना था, डिजीज को कंट्रोल करना था, इनहेरिटेड डिजीज को कंट्रोल करना था, मैटरनिटी जो रेट था, मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट दोनों को ही क्या करना था, इंक्रीज करना था। कितनी आसान क्वेश्चन आए हैं। एक भी क्वेश्चन हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड से बाहर नहीं है, कंसेप्ट बेस वालों को छोड़ गया, और वो भी उनके भी कंसेप्ट हमने करा रखे हैं। और ऐसा तो हर बार देखने को मिलता है, कुछ ना कुछ कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन हमें लगता है बाहर से आए हुए, लेकिन कंसेप्ट उनका हमने पढ़ रखा होता। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टूल ऑफ रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। RDNA हमने बनाना बेटा, DNA रिकम्बिनेंट DNA बनाना, एक्सप्लेन करना डिटेल में। रिकम्बिनेंट DNA बायोटेक्नोलॉजी से बनाया जाता है। कौन कौन से स्टेप बताने थे, सबसे पहले हमने DNA को आइसोलेशन करना है, उसकी सेल वॉल को तोड़ेंगे, सेल मेम्ब्रेन को तोड़ेंगे, उसके प्रोटीन्स को डिग्रेड करेंगे, लाइपेज डालेंगे, लिपिड्स को डिग्रेड करेंगे। DNA के अंदर फिर क्या है, हमने जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो डालने, उनके फ्रेगमेंट बनाने हैं DNA के। उन फ्रेगमेंट को जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस करेंगे, एगर वो जेल के अंदर डालेंगे कैथोड एनोड की हेल्प से, फिर क्या उनके फ्रेगमेंट्स अलग अलग कर लेंगे, नाइलॉन सेट के ऊपर उसको उतारकर अल्ट्रावायलेट रेज उस पर डालकर हम क्या उसकी पिक्चर ले लेते हैं, रेडियोग्राफी कर देते हैं एथिडियम ब्रोमाइड की हेल्प से। नेक्स्ट है, व्हाट आर वेक्टर, एक्सप्लेन द फीचर्स। वेक्टर क्या होते हैं, RDNA बनाने के लिए, रिकम्बिनेंट DNA बनाने के लिए जिनका यूज किया जाता है, 3 तरह के हमने इसमें एक्सप्लेन करने हैं डिटेल में। प्लांट में एग्रोबैक्टीरियम था, बैक्टीरिया के अंदर क्या था, बैक्टीरियोफेज था, ह्यूमंस में कौन सा था, रेट्रोवायरस था। व्हाट आर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, देखो कितना आसान है, मैंने बोला था या तो आएगा मेगास्पोरोजेनेसिस या फिर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, एक आएगा। मेगा वाला क्या है, इसके अंदर हमने ओवम की फॉर्मेशन को कंप्लीट एक्सप्लेन करना, इसके अंदर हमने पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करना था। तो पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करना था हमने।
एक्सप्लेन द प्रोसेस विद स्टेबल डायग्राम, साथ में डायग्राम भी बनाना था आपने। जो पोलन ग्रेन्स वाला वो इस तरह का डायग्राम था ना, यहाँ पर हमारी सेल थी, उसके बाद यहाँ दूसरी सेल है, इस तरह से लास्ट तक कुछ इस तरह का डायग्राम था कि सबसे बाहर वाली सेल कौन सी थी, एपिडर्मिस वाली, फिर एपिथेलियल वाली थी, एंडोथीसियम, सॉरी एंडोथीसियम के बाद फिर हमारे मिडल लेयर पे टैपेटम, वो डायग्राम बनाना था आपने इसके अंदर। ये भी मोस्ट एक्सपेक्टेड की 3 या 4 वीडियो में आपने देखने को मिला था। और जो लास्ट मोस्ट एक्सपेक्टेड थी उसके अंदर भी इसके बारे में मैंने एक्सप्लेनेशन दी थी आपको। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट की स्ट्रक्चर बनानी थी। फीमेल गैमेटोफाइट स्टेबल डायग्राम के साथ ये बनाना था बेटा आपने। हर बार बनाया ये मैंने वीडियो में, जितनी भी वीडियो पढ़ी ना हमने, हर बार ये देखने को मिला था। 3 सेल यहाँ पर थी, हमारी एंटीपोडल्स थे, सेंद्रगिड्स थे, एग थे, पोलर न्यूक्लियाई थी। कितना आसान था फीमेल गैमेटोफाइट। इसका डायग्राम और इसकी स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करनी थी। इसमें 8 सेल पाई 7 सेल हैं, 8 न्यूक्लियस पाए जाते हैं, एम्ब्रियो सैक है ये। विद द हेल्प ऑफ स्टेबल एग्जांपल एक्सप्लेन द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल के 3 लॉ कराए थे, तीनों में से एक बोला था आने वाला है, तीनों में से एक आया भी है। एक कौन सा था हमारा, इसमें डोमिनेंसी था, लॉ ऑफ डोमिनेंसी, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इसमें आ गया था। और फिर इसमें बताना क्या था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में, कि जो गैमेट्स होते हैं ना वो प्योरिटी शो करते हैं बेटा, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं। जो डाइप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर जो होमोलोगस और जो है ना होमोलोगस क्रोमोसोम है वो स्प्लिट होते हैं बेटा, वो स्प्लिट होंगे, एप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बनते हैं। जो ट्रेट्स है ना उनके लिए क्या पाए जाते हैं, अलील। सिमिलर जीन के जो पेयर उनको अलील बोलते हैं, अलील ऐसा सेग्रीगेट होते हैं। ये एक्सप्लेन करना था इसके अंदर। लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है मेंडल सेल्फ राउंड शेप्ड येलो सीड प्लांट एंड ऑब्जर्व द रो ग्रीन ग्रीन एंड व्रिंकल्ड येलो प्लांट डेवलप्ड। एक्सप्लेन द प्रोसेस। इसमें क्या बताना था बेटा आपने, इसमें जो है ना डाई हाइब्रिड क्रॉस है, डाई हाइब्रिड क्रॉस को एक्सप्लेन करना था। डाई हाइब्रिड क्रॉस में कौन सा है, पहला कौन सा है, सेल्फ पोलिनेटेड किसकी कराई है बेटा, सेल्फ पोलिनेशन कराई है। इसमें बेटा राउंड शेप येलो सीड है, राउंड शेप है और येलो कलर वाला है ये येलो सीड है। दूसरा कौन सा था, इसी के साथ एक और सीड लेना आपने, राउंड और येलो, सेल्फ पोलिनेशन करवानी थी इनकी, इन दोनों की सेल्फ पोलिनेशन करवाने के बाद फिर इसने व्रिंग्ड। अब देखो जो राउंड कैरेक्टरिस्टिक है ना, राउंड ये डोमिनेंट थी, जो रेड है, और दूसरा कौन सा था, रेड के साथ ग्रीन, रेड नहीं सॉरी येलो और राउंड। हाँ राउंड जो है वो डोमिनेंट थी, और कलर के अंदर कौन सा था, कलर है इसके अंदर है येलो और ग्रीन। इसके अंदर क्या है, ग्रीन डोमिनेंट था सीड के अंदर, ग्रीन नहीं सॉरी येलो डोमिनेंट कलर था। तो राउंड और येलो डोमिनेंट है, तो इसने क्या है राउंड और येलो को ही क्या करवाया है, राउंड और येलो को, यानी कि डोमिनेंट सीड को डोमिनेंट के साथ क्रॉस पोलिनेशन करवाया है। कुछ F2 के अंदर इसने क्या मिले हैं, विंग्ड ग्रीन भी मिले हैं, यानी कि ये क्या कौन से थे इनके अंदर बेटा, जो जैसे एक आर ये है, एक ये है येलो, और ये कुछ इस तरह के सीड थे। इस सीड को हम क्या बोलेंगे, राउंड डोमिनेंट भी है और येलो भी डोमिनेंट है इसमें, तो दोनों डोमिनेंट है, तो इनके जो रिसेसिव ट्रेट थे उस प्रेस हो गए थे, तो इन्हीं को अपने डाई हाइब्रिड क्रॉस बनाना था, जिसमें आपने कितने सीड बनने थे बेटा, 16 टाइप ऑफ सीड इसके अंदर डेवलप होंगे, जिनके अंदर 1:3:9 आपको इसकी वो मिलेगी सीड्स की, जो इसका फिनोटाइपिकल था 1:3:9, ये आपको इसका फिनोटाइप मिलेगा। जीनोटाइप तो बहुत तरह का मिलेगा, तो ये एक्सप्लेन करना था। ये था बेटा आपका कंप्लीट सेट। हर सेट में ऐसे ही क्वेश्चन आए हैं, बस उनकी अरेंजमेंट आगे पीछे है। तो अब आप बताना इसमें तो कितने हमने करा रखे थे। मोस्ट एक्सपेक्टेड की जो 12 वीडियो थी उनसे बाहर तो कुछ भी है नहीं, एक दो कंसेप्ट बेस की अगर हम उनके एग्जाम्पल्स को छोड़कर चले, लेकिन उनके भी कंसेप्ट करा रखे थे, कॉमनसेलिज्म, एमनसेलिज्म, ये सारी चीजें करा रखी थी, बस उनके कंसेप्ट थे, तो उनके एग्जाम्पल्स बाहर से आगे, बाकी सारा का सारा उन्हीं से दिया गया है। और जो लास्ट मोस्ट एक्सपेक्टेड की जो सीरीज में 2 वीडियो हमने डाली थी उनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आए हुए हैं। तो बेटा केमिस्ट्री का भी हम ऐसे ही डालने वाले हैं, मैथ का भी आपको यही मिलेगा,
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें इसका। हर बार आपको एक नई वीडियो देखने को मिलेगी। आपकी 12th होने के बाद नीट, IIT, जेईई की भी तैयारी हम इस पर कराएंगे, बिल्कुल फ्री में। जो प्रीमियम का आपको सब्सक्रिप्शन में जो कंसेप्ट मिलता है ना, वो बिल्कुल फ्री में कराएंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।